बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ। मैं हूं मिर्ज़ा सदाकत अली, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे सब्जेक्ट पे मेहनत करके, कोशिश करके और रिसर्च वर्क करके वीडियोस बनाता रहता हूं। आज का सब्जेक्ट बड़ा इम्पॉर्टेंट है और मेरी ख्वाहिश है कि ये थोड़ा मैं लंबी बनाता वीडियो, लेकिन लंबी बना नहीं सकता। मेरे व्यूअर्स का अवलीन ये ख्वाहिश है कि वीडियो आप छोटी बनाया करें, लिहाजा वीडियो छोटी होगी। तो आज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक सब्जेक्ट में मैंने बात आपसे करनी है और आप वो देखेंगे। ये पाकिस्तानी कौम के बारे में है। पाकिस्तानी कौम को कब और कैसे बेचा गया, ये याद रखिए। ये बड़ी तवज्जो से बात आपने सारी सुननी है, बड़े गौर से सुननी है। आप मुझसे इत्तफाक करें या ना करें, आपका किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ हो, लेकिन मेरी बात आपने पूरी सुननी है। कौमी मोहब्बत और कौम से हमदर्दी के एतबार में ये वीडियो मैंने बनाई है। तो चलते हैं, अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मैं जल्दी जल्दी सब चीज़ें कवर करूँगा, अपने पॉइंट्स जो मैंने नोट्स बनाए हैं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी अपना वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी लोगों का भला हो और उन्हें भी अच्छी मालूमात मिले। आज का हमारा सब्जेक्ट जो इंग्लिश में है वो है अमेरिका, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, पाकिस्तान एंड सोल्ड आउट नेशन। अब शुरू में ज़रा आपको ताजुब होगा कि ये क्या सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपकी ज़ात से, मेरी ज़ात से रिलेटेड है। पाकिस्तान हर उस शख्स का पाकिस्तान है, बेशक जिसके पाँव में जूती नहीं है, बदन पे कपड़ा नहीं है, पेट में रोटी नहीं है। पाकिस्तान उसका है, उतना ही पाकिस्तान उसका है जितना कोई तैयारे प्राइवेट जेट्स में उड़ने वाले रऊसा और उमरा हैं, जितना उनका है। उस गरीब का भी, वो झाड़ू देने का वाले का भी पाकिस्तान उतना ही है। मेरा भी उतना ही है, आप सबका भी उतना ही है। जो जो पाकिस्तानी सिटीज़न है, पाकिस्तान से हमदर्दी करता है, पाकिस्तान में रहता है, वो ही पाकिस्तान का शहरी और मालिक है। चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। आपको थोड़ा सा पहले मैं एक वाक़या सुनाता हूँ 1935 का, छोटा सा, बिल्कुल ब्रीफ। भारत के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। वो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, और उन्होंने जब अभी इंडिया अभी वजूद में नहीं आया था, जब पाकिस्तान वजूद में नहीं आया था और वो किसी मूवमेंट में जेल में थे, तो उन्होंने एक किताब लिखी थी। वो किताब मैंने पढ़ी है, बड़ी मुश्किल से मुझे मिली थी, किसी की सिफारिश पे रिक्वेस्ट करके मुझे मिली थी। बहुत पुरानी लिखी गई है किताब। उस किताब का नाम है द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये किताब पाकिस्तान बनने से बहुत पहले 1935 में लंदन में प्रिंट हुई। उसके बाद फिर कई साल बाद ये भारत में भी प्रिंट हुई, और ये नायाब जैसी किताब है, कम लोगों ने पढ़ी होगी। लेकिन मुझे किसी शौकीन आदमी ने कहा कि मिर्ज़ा साहब, आप रिसर्च वर्क करते हैं, पढ़ते हैं, मैं आपको बुक देता हूँ, आप वो पढ़ना। मैंने उधार ली उनसे, पढ़ के मैंने वापस कर दी। उसमें जवाहरलाल नेहरू, जो सही मानों में अपनी कौम के लिए हमदर्द लीडर थे, उन्होंने एक विजन रखा हुआ था, उनके पास एक विजन था। उन्होंने लिखा कि द यूनाइटेड स्टेट्स वांट्स टू कैप्चर द होल वर्ल्ड, 1935 में। अब मैं उस सारी किताब की बातें आपके सामने नहीं लिखूंगा, बयान करूंगा, क्योंकि एक विजन की मैं बात करता हूं कि उन्होंने बहुत पहले प्रिडिक्ट कर दिया था। अब आ जाते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। वो बात हो गई, बाद में क्या हुआ, वर्ल्ड वार हुई और जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है। वो हमारा आज का सब्जेक्ट नहीं है। आज का सब्जेक्ट हमारा ये है कि आपको पता होगा कि 1990 के आसपास जो है, इराक़ पर अमेरिका ने अटैक किया। इराक़ एक मुस्लिम कंट्री है, अमेरिका ने अटैक किया और अमेरिका ने ये कहा कि आपके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है,
सद्दाम हुसैन जो उस वक्त सदर थे इराक के, उन्होंने कहा मेरे पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है, चलें ऐसे करते हैं, मैं आपको इंस्पेक्शन करा देता हूँ। जब इंस्पेक्शन भी करा दी और कुछ मिसाइल थे उनके पास, लेकिन वो मास डिस्ट्रक्शन के नहीं थे। मास डिस्ट्रक्शन के जो वेपन्स होते हैं वो न्यूक्लियर वेपन होते हैं। आम मिसाइल जो है मास डिस्ट्रक्शन नहीं होती, वो जिस जगह पे गिरता है वहाँ ही थोड़ी बहुत तबाही फैलाता है, नुकसान करता है। मास डिस्ट्रक्शन तो ये है कि कोई न्यूक्लियर वेपन कहीं इस्तेमाल हो और पूरे का पूरा शहर, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने मारा और सारा शहर ही सो गए, हिरोशिमा और नागासाकी। अच्छा, वो उसके बावजूद अमेरिका मुतमईन नहीं हुआ। अमेरिका ने कहा नहीं, तुम्हारे पास हैं, तुमने छुपाए हुए हैं, तो हम तो तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करेंगे। बहरहाल एक ताकत है, एक सुपर पावर है, अमेरिका ने अटैक कर दिया। अमेरिका के प्रोग्राम में बात कुछ और थी और सामने कुछ और था। इराक पर अटैक किया, इराक पर कब्जा कर लिया। अभी भी अमेरिकी फ़ौज के कुछ हिस्से जो हैं वहाँ पर इराक में मौजूद हैं। और दुनिया में बहुत सारी जगह, जापान भी इंडिपेंडेंट नहीं है, अपनी आर्मी नहीं रख सकता, वहाँ भी अमेरिका का है। जर्मनी में भी अमेरिकी फ़ौज है और दुनिया के बहुत सारे, सीरिया में और इराक में और बहुत सारे मुल्कों में अमेरिकी फ़ौज है। अब मैं उस किताब के रेफरेंस से आपको बात बताना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा दहशतगर्द अगर कोई कुर्राए अर्ज़ पर है तो वो अमेरिका है। वो क्यों है मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे नोट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब ऐसे हुआ कि 9/11 का वाक़या पेश आया 9 सितंबर सन 2001 को। ये वो वक्त था जब अमेरिका इराक जंग से अपने हाथ झाड़ के फारिग हो के तो सोच रहा था कि अब मैं कौन से मुस्लिम मुल्क को टारगेट करूं। तो उसने वो मैनिपुलेटेड और इंजीनियर्ड ये प्रोग्राम था। पहले तो दुनिया को ये बताया गया कि अमेरिकी सालमियत पर हमला हुआ, अमेरिका की टेरिटरी पे टेररिस्ट अटैक हुआ, बड़ा उसकी तशहीर हुई और ट्विन टावर्स गिरा दिए। ये ऐसे जालिम लोग हैं, ये अपने बंदे मरवा के और लोगों को दिखाने के लिए, मजलूम बनने के लिए, एक स्टोरी पैदा करने के लिए ये अपने बंदे मरवा देते हैं। कोई डिटेल नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। बाद में अमेरिका के थिंक टैंक्स ने खुद कहा कि ये जो 9 ट्विन टावर्स का अटैक है 9/11 का, ये अमेरिका ने खुद कराया। उसमें सारे एविडेंस और सारी चीज़ें कलेक्ट की। अच्छा, उसके बाद अमेरिका को एक बहाना मिल गया कि मैंने दुनिया से टेररिज्म को ख़त्म करना है और ये सस्पेक्ट है उसामा बिन लादेन और मैंने उसको ख़त्म करना है, एलिमिनेट करना है, उसका सफाया करना है। वो छुपा हुआ है अफ़गानिस्तान में। उस प्रीटेक्स्ट में उसने अफ़गानिस्तान के ऊपर चढ़ाई का, अटैक का ऐलान किया और पाकिस्तान को कहा कि उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ था हुकूमत में, क्योंकि नवाज शरीफ को हटाने के बाद 2001 में परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी और परवेज़ मुशर्रफ एक मिलिट्री डिक्टेटर था। वो किसी की बात ही नहीं सुनता था, वो कहता था मैं अकेले कुल हूँ, जो मेरा फैसला है वही चलेगा। खैर, अब बात यह है कि हुआ यूं कि परवेज़ मुशर्रफ को अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा कि आप बताओ आप किसके साथ हो, यानी यू आर आवर फ्रेंड और यू आर आवर एनिमी। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो लीडर थे उस वक्त के सोसाइटी में काम कर रहे थे, उन्होंने कहा जी हम क्यों किसी की जंग में आए, हम अमेरिका के साथ क्यों आए, हमारा नहीं कोई इरादा जंग में कूदने का। तो अमेरिका ने कहा नहीं, आपको ऐलान करना पड़ेगा कि आप जो हैं वो या हमारे साथ जंग में पार्टनर बनेंगे या आप हमारे दुश्मन हैं। अगर आप हमारे दुश्मन हैं तो फिर आपके ऊपर भी अटैक होगा, और अगर आप दोस्त हैं तो फिर आपको डॉलर भी मिलेंगे, फिर आपको इमदाद भी मिलेगी, और फिर जनाब आपको जो है जंग में हमारा साथ देना पड़ेगा। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब बड़ी ताकत में थे, बड़े ज़ोर में थे। उन्होंने, ये वो वक्त था जब पाकिस्तान को चंद डॉलरों के अगेंस्ट अमेरिका के आगे फरोख्त कर दिया गया।
डिफ़ॉल्ट आज हो रहा है। अब मैं आज के डिफ़ॉल्ट को परवेज़ मुशर्रफ की कहानी से जोड़ूंगा, जोड़ के आपको बताऊंगा ये जुड़ता कैसे है। ये एक चेन है, कड़ियां मिलाएंगे आपको पता चलेगा। आज का डिफ़ॉल्ट जो है इसके ताने बाने जो हैं वो 2001 की 9/11 से मिलते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। परवेज़ मुशर्रफ साहब को पाकिस्तान को डॉलर मिलने शुरू हो गए और परवेज़ मुशर्रफ ने और उसके जो साथी थे वो सारे वो डुगडुगी बजाने वाले, उन्होंने कहा जी बस ठीक है, पाकिस्तान को डॉलर मिल रहे हैं, हमारी मौज बाहर बनी हुई है। वो तो ऐश कर रहे थे, डॉलर आना शुरू हो गए। अब पाकिस्तान उस वक्त भी हमारी मईशत कमज़ोर थी, लेकिन ये रिकॉर्ड की बात है कि हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स थी, हमारी इंपोर्ट उस वक्त भी ज़्यादा थी और हमारी इंपोर्ट कम थी और इक्विलिब्रियम नहीं था। ये इक्विलिब्रियम का जो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये इकोनॉमिक्स का लफ्ज़ है। इसका मतलब ये है कि बराबरी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। लेकिन हमारी एक्सपोर्ट जो थी, मिसाल के तौर पे हमारी इंपोर्ट 100 अरब डॉलर की थी तो हमारी एक्सपोर्ट जो है वो 50 अरब डॉलर की थी। 50 अरब डॉलर डिफिसिट था। डिफिसिट का मतलब है खसारा था बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो वो खसारा जो है परवेज़ मुशर्रफ के दौर से वो अमेरिकी डॉलर जो है वो पूरा करते रहे और आपकी इकॉनमी चलती रही। आपके लिए डिफ़ॉल्ट का कोई मौका नहीं आया। लेकिन जुल्म की बात तो ये है कि आपके लीडर ने आपको फ़रोख्त कर दिया। अब आपको फ़रोख्त ऐसे कर दिया जैसे ये आपको एक बुत नज़र आ रहा है मेरे टेबल पे पड़े हुए। ये एक डेकोरेशन पीस है, मैंने मिसाल के लिए ये रखा है। ये जैसे मैं इसको फ़रोख्त कर दूं, ये मेरी चीज़ है, मैं इसको औने पौने बेच दूं, मुफ्त में किसी को दे दूं, इसको तोड़ दूं, इसको ज़ाया कर दूं, जो चाहूँ सो करूं। परवेज़ मुशर्रफ ही वॉज ऑल इन ऑल। उसने क्या किया कि पाकिस्तानी कौम को चंद डॉलरों के एवज़ अमेरिका के आगे फ़रोख्त कर दिया और पाकिस्तान जैसे ये बुत अपनी मर्ज़ी से ना चल सकता है, इधर से इधर नहीं आ सकता, इधर से इधर नहीं आ सकता, ये सांस नहीं ले सकता, अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकता, कुछ खा नहीं सकता, कुछ पी नहीं सकता। ये मरहून मिन्नत है मेरी ज़ात का, मैं जहाँ चाहूँ इसको उठा के रख दूँ। पाकिस्तान की कौम की ये हालत है कि जब पाकिस्तानी कौम को अमेरिका के आगे फ़रोख्त किया गया तो फिर जनाब पाकिस्तानी कौम को ने जो भी फैसला करना था, हमारी हुकूमत ने, हमारे मुल्क के बड़ों ने और साहिब इक़्तिदार लोगों ने जो फैसला करना था वो अमेरिकन CIA, पेंटागन और अमेरिकी हुकूमत के कहने पे करना था फैसला। हम नहीं कर सकते। उसके बाद हम निकले नहीं आज तक, ये याद रखिए, आज तक नहीं निकले। ये कड़ियाँ वहाँ से चल रही हैं। फिर क्या हुआ, परवेज़ मुशर्रफ ने जब हमारा सौदा कर दिया, जब हमारी कौम को अमेरिका के आगे बेच दिया, तो फिर एक मसनूई आर्टिफिशियल गवर्नमेंट क्रिएट की गई। उस गवर्नमेंट को कहते थे काफ लीग की गवर्नमेंट, जिसमें चौधरी शुजात, चौधरी परवेज़ इलाही, ये आपका जो जेलम वाला है क्या कहते हैं फवाद चौधरी और बड़े किरदार थे। और शौकत अजीज़ को डमी प्राइम मिनिस्टर बना के वहाँ ला के खड़ा कर दिया। बात जो परवेज़ मुशर्रफ कहता था वो होती थी, क्योंकि ही वॉज इन यूनिफॉर्म। जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो बाद में यूनिफॉर्म उतार के शेरवानी पहन के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन गया। अब ये कहानी वहाँ से चलती आ रही है। अब ये हुआ कि ये चलते 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 वो अफ़गानिस्तान की वार हुई और इस तरीके से फ़रोख्त कर दिया गया, इतने खौफनाक तरीके से फ़रोख्त कर दिया गया कि अमेरिका ने कहा कि आपके ऊपर मैंने एक ऑपरेशन करना है। आप सोचेंगे क्या ऑपरेशन करना है? ऑपरेशन ये करना है कि मैंने एबटाबाद में अपने स्टीलिथ जहाज़ हेलीकॉप्टर भेजने हैं और आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाना है कि अलकायदा का उसामा बिन लादेन जो है ये एबटाबाद में छुपा हुआ है। इसको मैंने मुखबरी होने पर पकड़ा और इसको मारा और इसको ख़त्म किया, इसका सफाया किया। और पाकिस्तान ने ना जवाब देना है, ना रेजिस्ट करना है, आपने बिल्कुल खामोश रहना है।
आपने मेरी हाँ में हाँ मिलानी है। आप देखें, बिकी हुई कौम का ये तर्ज अमल होता है ना। ये कड़ियाँ जो मैं आपको कह रहा हूँ मिल रही हैं, ये कड़ियाँ वही है ना जो 9/11 में जो है वो वाक़या पेश आया, उसके साथ ये फ़रोख्त शुदा जो कौम थी उसके साथ जो सलूक हो रहा है वो ये है कि जो अमेरिका डिक्टेशन दे रहा है वो आपके हुक्मरान मानते चले जा रहे। अब मैं आपको बताऊं कि वो फिर वहां पर एबटाबाद ऑपरेशन में ना ओसामा बिन लादेन मौजूद था, ना उसको मारा गया। वो ओसामा बिन लादेन बीमार था और वो अंडरग्राउंड पता नहीं अफगानिस्तान में या कहाँ था, उसका कुछ पता नहीं। अगर ओसामा बिन लादेन की डेड बॉडी मिलती, उसको मारा जाता, तो पूरी दुनिया के मीडिया पे उसको दिखाया जाता। इन्होंने कहा जी हमने मार के उसको ख़त्म कर दिया और उसकी डेड बॉडी हमने समंदर में फेंक दी। ये एक फेक स्टोरी प्राइमा फेशाई नज़र आती है कि इस स्टोरी में सच नहीं है, ये एक झूठी स्टोरी। लेकिन चूंकि आपको डॉलर अजीज थे, आपने ये तोक भी अपने गले में डाल लिया। जनरल परवेज मुशर्रफ, इतना बड़ा जुल्म किया जनरल परवेज गासिब ने कि पाकिस्तानी कौम का सौदा कर दिया अमेरिका के हाथों, और जो अमेरिका कहता रहा वो आप मानते रहे, जो वो कहता रहा। अब आपने चलते चले आ रहे हैं और ये वक्त आ गया है, आपने डिफ़ॉल्ट नहीं किया। इसलिए डिफ़ॉल्ट नहीं किया कि आपको डॉलर आ रहे थे, और उस डॉलरों में लूट मार किसने। मेरे ऊपर कुछ पाबंदियां हैं जो मैं कई बातें इल्म रखते हुए, अंदर की बातें जानते हुए कि किस ने उन डॉलरों में हाथ धोए हैं, अपनी जेबें भरी हैं उन डॉलरों के साथ, अपनी जेबें गर्म की है, और फॉरेन करेंसी अकाउंट अमेरिका में, फ्रांस में, बरतानिया में, जनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में पैसा किसने रखा है, बशमूल आसफ अली जरदारी और बशमूल बाद में आने वाले हुक्मरानों ने। आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन मेरे ऊपर मेरे प्रोड्यूसर की पाबंदियां हैं कि आपने कुछ रिजर्वेशंस के साथ बात करनी है, आप सारी बात नहीं करेंगे। ऐसा ना हो कि आप घर से बाहर निकलें और आप जा रहे हो, कोर्ट जा रहे हो, हाई कोर्ट जा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, तो अरशद शरीफ की तरह आपको कोई आके गोली मार दे और आपके बच्चे रोते रहें, फिर आपका कुछ नहीं बनेगा। आपकी जान अजीज है, आप इतना ज़्यादा आगे ना बढ़ें। लेकिन मुझे पता है कि किस ने क्या किया, किस इदारे ने क्या किया, इस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया, पॉलिटिशियन ने क्या किया। आपके पॉलिटिशियन इस कदर बेईमान हैं, इस कदर बददियानत हैं कि डिक्टेटर्स को बुरा कहते हैं, लेकिन जब डिक्टेटर आता है उसके साथ मिल जाते हैं, उसके साथ पार्टनर बन जाते हैं, इक़्तिदार में शेयरिंग पार्टनर बन जाते हैं। ये परवेज इलाही और ये चौधरी शुजात और ये फवाद चौधरी जो आजकल बड़ा वो अमेरिका का मुखालिफ और वो इमरान खान का चहीता बना हुआ है, ये उस वक्त परवेज मुशर्रफ के साथ था, उसकी हुकूमत में था। और भी बहुत सारे किरदार हैं, वो शौकत अजीज़ का भी नाम लिया। अब आप ज़रा आगे चलते जाएं। आगे ये हुआ कि वो जरदारी साहब आ गए और परवेज मुशर्रफ को जब अमेरिका ने इस्तेमाल कर लिया तो इसको वाइप ऑफ करना चाहा और इसको वाइप ऑफ कर दिया। वो एक साबका चीफ जस्टिस जो है जिनकी एक आंख टेढ़ी है, उनको जनाब परवेज मुशर्रफ ने वो हटा दिया और उन्होंने कहा नहीं मैं तो तुम्हारे साथ झगड़ा करूंगा, लड़ूंगा, मैं फाइट करूंगा। और वो अदलिया बहाली तहरीक शुरू हो गई। अदलिया बहाली तहरीक जो थी वो कोई सियासी लीडर नहीं था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी। ये अदलिया बहाली तहरीक में पूरे जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ, अमेरिकन CIA थी, वो सपोर्ट कर रही थी और पैसा लगा रही थी, और टॉप रैंकिंग लॉयर्स ने माल कमाया CIA से। वो लीड कर रहे थे वो उस तहरीक को, और उस तहरीक के नतीजे में फिर उसको परवेज मुशर्रफ को जाना पड़ा और फिर वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी बहाल हुए। और जो गंद उसने फैलाया है जुडिशरी का और वकालत के प्रोफेशन का, जो गंद उसने मचाया, जुडिशल हिस्ट्री में इतना गंद किसी ने नहीं मचाया जितना इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने गंद मचाया। खैर वो हमारा आज का सब्जेक्ट नहीं है, उस पर फिर किसी वक्त बात करेंगे।
अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके बाद नवाज शरीफ, पहले जरदारी आया, फिर नवाज शरीफ आ गया। नवाज शरीफ आ गया तो नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट को और फौज को गैर ज़रूरी गालियाँ और तनकीद करना शुरू कर दी। अच्छा, अब ये फौज के साथ और नवाज शरीफ के साथ एक रिफ्ट पैदा हो गई। उस रिफ्ट के नतीजे में इमरान खान को आगे लाया गया और इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को ला के खड़ा कर दिया कि अब ये हुकूमत में आएगा। इमरान खान बजाते खुद कोई पॉपुलर लीडर नहीं था, आज वो पॉपुलर है, उस वक्त पॉपुलर नहीं था। उसको टीका लगाया गया ताकत का टीका लगा के उसके जलसे कामयाब किए गए। वो 140 दिन का जो धरना था इस्लामाबाद में, वो भी वो इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया, और ये समझते हुए कि ये दयानतदार आदमी है और ये नवाज शरीफ को हटा के तो ये हुकूमत में आएगा, ये ठीक निज़ाम चलाएगा। वो भी तजर्बा कामयाब नहीं हुआ। अब ऐसा हुआ कि अमेरिका की अफ़गानिस्तान में शर्मनाक नाकामी हुई। अफ़गान जंग में अमेरिका को नाकामी हुई और अमेरिका को इतने सालों के बाद अगस्त 2022 में सब कुछ छोड़ के, बड़े बंदे मरवा के, बड़ा जुल्म करवा के, और वो वहाँ से जाना पड़ा। सो मच सो कि परवेज़ मुशर्रफ ने इतना बड़ा पाकिस्तानी कौम के साथ जुल्म किया कि डॉलरों के इवज़ उसने पाकिस्तानी कौम और फ़ौज के, हमारी अपनी फ़ौज है, हमें फ़ौज से हमदर्दी है, ये जवान हमारे लिए जाने देते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं, सीने पे गोली खाते हैं, ये हमारे बहना भाई जो है वो फ़ौज में है, हम फ़ौज के मुखालिफ नहीं हैं। 80,000 बंदे पाकिस्तान के जो है वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान के मरवा दिए उस जालिम परवेज़ मुशर्रफ ने, जो आजकल उस बीमारी में मुब्तला है, उसको वो ना जिंदा में है ना मुर्दा में है, उसको वो बीमारी लगी है जो 10 लाख आदमियों में से किसी एक को वो बीमारी होती है। वो हर किसी को वो बीमारी नहीं होती, ना वो जिंदा में है ना वो मुर्दा में है। वो उसकी बीमारी की हालत ये है कि 10 लाख आदमियों में एक आदमी को वो कोई बीमारी होती है। वो दुनिया में बड़ी रेयर बीमारी है। अब कुरान पाक की सूरह काफ में देखें ना, अल्लाह ने क्या कहा है, मैं मुजरमों को पकड़ूंगा और रोज़े क़यामत उनको सामने खड़ा करूंगा, उनके अमाल नामे दिखाऊंगा। मैं मफहूम बयान कर रहा हूं, और वो हाथ बांधे खड़े डर रहे होंगे। ये वो किरदार है जो रोज़े क़यामत इनकी बख्शिश नहीं होगी। हमारे सियासी लीडरों की, ये सब के सब अमेरिका के आगे बिके हुए बेईमान है। वही तसलसल अमेरिका का चल रहा है अभी। आप आज़ाद नहीं हैं। आपको मैंने ये मिसाल दी है, जैसे ये बुत है जिसको मैं चाहूँ ऐसे कर दूँ, ऐसे कर दूँ। पाकिस्तान की वो मिसाल है, पाकिस्तान बिका हुआ है। आप एक फ़रोख्त शुदा माल हैं। पाकिस्तानी कौम आज़ाद नहीं है। भाई, भारत को अमेरिका डिक्टेशन क्यों नहीं देता? बांग्लादेश को अमेरिका क्यों नहीं डिक्टेशन देता? इसलिए कि ना भारत के लीडर बिकाऊ माल हैं, ना बांग्लादेश के लीडर बिकाऊ माल हैं, लेकिन पाकिस्तान के लीडर काबिल फ़रोख्त हैं। और पाकिस्तानी कौम बिकने वाली नहीं है, हमारे लीडर बिकने वाले हैं जो कौम का सौदा चंद डॉलरों के इवज़ कर देते हैं। आपको डॉलरों के इवज़ फ़रोख्त किया गया। अब मैं अपनी बात को सम अप करता हूँ। अब जब अगस्त 2022 में अमेरिका ने अपनी आर्मी पुल आउट कर ली, अमेरिकी कौम ने कहा कि आप बेमकसद की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे भी बंदे मारे जा रहे हैं, उनके भी बंदे मारे जा रहे हैं, हमारा अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है, अब ये व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, इसको बंद करें। तो फिर वो जो बाइडन ने अपनी आर्मी पुल आउट की अगस्त 2022 में अफ़गानिस्तान से। जब उन्होंने अपनी आर्मी वहाँ से निकाली, अमेरिका वहाँ से चला गया, शर्मनाक शिकस्त खाने के बाद ज़िल्लत और रसवाई के साथ चला गया। तो फिर आपके पाकिस्तान के डॉलर मिलना बंद हो गए। जब डॉलर मिलना बंद हो गए तो आपकी इंपोर्ट यहाँ थी और आपकी एक्सपोर्ट यहाँ थी। ये नहीं, मिसाल के पहले मैंने दी है कि 100 अरब डॉलर की आपकी इंपोर्ट और 50 अरब डॉलर की आपकी एक्सपोर्ट। तो वो जो गैप था वो पूरा नहीं हुआ। उस गैप को आप पूरा कर ही नहीं सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि पहले जो था
वो अमेरिकी डॉलर उस गैप को पूरा कर रहे थे, जो कौम का सौदा करके बेच के आपको दिए गए थे और वो निज़ाम चल रहा था। अब वो डॉलर आना बंद हो गए और ये गैप आ गया। इस गैप की वजह से मुल्क डिफ़ॉल्ट पे पहुंच गया। तो मैं अपना लेक्चर ख़त्म करता हूं। आपको बताना ये था कि ये डिफ़ॉल्ट की कहानी एक दिन की कहानी नहीं है। ये सारे के सारे सियासी लीडर हमारे कौमी मुजरम हैं, ये गद्दार हैं, इन्होंने पाकिस्तानी कौम का सौदा किया है। इनमें सबसे बड़ा मुजरम जनरल परवेज मुशर्रफ है। उसको जो सजा दी गई थी कि उसको सजाए मौत सुनाई गई, वो बिल्कुल सही सुनाई गई थी। इसीलिए मैं कहता हूँ हमारी अदलिया भी आज़ाद नहीं है। वो देखें, उसको सजा मिलने के बाद लाहौर में एक बड़ा बेंच बैठा और उसने उस फैसले को, सेठ वकार के फैसले को सेट असाइड कर दिया। ये है कहानी, डिफ़ॉल्ट पे आके ख़त्म होती है। आपसे इजाज़त लेते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह मेरे पाकिस्तान को सलामत रखे। आपका सौदा हो चुका है, अब जो अमेरिका आपके साथ चाहेगा वही होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।